बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 170 मुलाहिज़ा फरमाएं। सूरज तलू हो रहा था, मैंने दूसरा नारियल भी उधेड़ डाला और इस तरह नारियल का नाश्ता करते हुए हम वहां से चल पड़े। अभी कुछ दूर ही गए थे कि एक फायर की आवाज़ सुनकर मैं उछल पड़ा। यह आवाज़ अगरचे बहुत दूर की थी, लेकिन हमारे लिए खतरे की अलामत थी। पुलिस और डाकुओं में अभी तक आंख मचोली का खेल जारी था। मेरा ख्याल था कि कोई एक आध डाकू ही बचा था और शायद उसका ताकुब करने वाला फर्द भी वाहिद ही था। उन्होंने कहीं रात गुजारी थी और फिर एक दूसरे के पीछे लग गए थे। विमला के चेहरे पर एक बार फिर खौफ के साये उभर आए। मैंने उसका हाथ पकड़ा और एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद अगरचे फायर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं थी, मगर मैं अपने आप को महफूज कर लेना चाहता था। हम रुकते दौड़ते वहां से मीलों दूर चले गए। इस वक्त हम एक पहाड़ी पर थे। यहाँ भी दरख्त और झाड़ियों की बहुतात थी। विमला चलते चलते लड़खड़ा कर गिर गई। अब मुझसे नहीं चला जाता, वो करा रही थी, पानी, मुझे पानी दो, मेरा गला खुश्क हो रहा है, सांस तक रुक रही है। मेरी आंखों में तशवीश उभर आई। मैं चलना में इधर उधर देखता रहा, फिर एक तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम यहीं रुको, मैं उस तरफ देखता हूँ, शायद पानी मिल जाए, जल्दी आना, तो मुझे डर लग रहा है, विमला कराते हुए बोली। मैं जवाब दिए बगैर दौड़ता हुआ नशेब में उतरता चला गया। तकरीबन 10 मिनट बाद मैं एक छोटी सी नदी पर पहुंच गया और इत्तफाक से एक नारियल की गिरी के ऊपर वाले सख्त छिलके का आधा हिस्सा भी मिल गया, जो किसी कटोरे की तरह था। शायद कभी कोई इधर से गुजरा था जिसने ये प्याला नुमा नारियल का छिलका यहाँ फेंक दिया था। मैंने नारियल के प्याले को खूब अच्छी तरह धोकर पहले खुद पानी पिया और फिर प्याला भरकर वापस चल पड़ा। वापसी में भी मुझे 10 मिनट लग गए और जब मैं पौधों से निकलकर खुली जगह पर आया तो उस दरख्त के नीचे बिमला को ना पाकर परेशान हो गया। जगह वही थी, मगर बिमला गायब थी। वो कहाँ जा सकती है? मैं सोचते हुए आगे बढ़कर इधर उधर देखने लगा। हो सकता है किसी जानवर को देखकर बिमला डर गई हो और उसे बचने के लिए झाड़ियों में छुप गई हो। बिमला, कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूँ, देखो तुम्हारे लिए पानी ले आया हूँ, मैंने बिमला को पुकारा। जवाब में खामोशी रही। बिमला, कहाँ हो तुम? मैंने इस मरतबा ज्यादा ऊंची आवाज में पुकारा। इस मरतबा एक तरफ से घुटी घुटी सी आवाज सुनाई दी। मैं उस तरफ मुड़ गया। उस तरफ चौड़े पत्तों वाले कदम पौधों में हरकत हो रही थी और चंद सेकंड बाद मैंने जो मंजर देखा वो बहुत ही खौफनाक था। वो गंगोली चौधरी था जिसने एक हाथ बिमला की गर्दन से घुमाकर उसका मुंह बंद रखा था और दूसरे हाथ में पकड़े हुए खंजर की नोक उसके बरना सीने से लगा रखी थी। तुम समझते थे कि छोकरी को लेकर भाग जाओगे। गंगोली की हल्क से बेड़िए की सी हुर्राहट निकली। गंगोली शेर है और इसके मुंह से शिकार छीनने के लिए कोई माई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी, मगर मैंने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। पानी का प्याला अभी तक मेरे हाथ में था। दूसरे ही लम्हे मैंने वो प्याला पूरी कुव्वत से चौधरी की तरफ उछाल दिया। आधे से ज्यादा पानी रास्ते में गिर गया, लेकिन नारियल का प्याला गंगोली चौधरी के मुंह पर लगा। उसके मुंह से गंदी गाली निकली। उसका खंजर बिमला के सीने से हट गया और यही मैं चाहता था। मैंने एक लम्हा भी जाया किए बगैर छलांग लगा दी और चौधरी को साथ लेता हुआ जमीन पर गिरा। बिमला भी चीखती हुई एक तरफ गिर गई। खंजर चौधरी के हाथ से छूट गया। मैं कुछ देर चौधरी को रगीता रहा, फिर उसका दाव चल गया। उसकी चंद ठोकरें खाने के बाद हम दोनों एक बार फिर एक दूसरे से गुथम गुथा हो गए और एक दूसरे को रगीते हुए पहाड़ी के किनारे के करीब पहुंच गए। दूसरी तरफ अमूदी ढुलान थी और सैकड़ों फुट गहरा खड्ड। मैंने अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया और उठकर खड़ा हो गया। गंगोली चौधरी मुझ पर ठोकरें बरसाता रहा और मैं उसे बचने के लिए पीछे हट रहा था। और फिर ये सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि वो इस तरह मुझे खड्ड के किनारे की तरफ ला रहा था। खड्ड का किनारा सिर्फ चंद फुट दूर रह गया था। गंगोली की एक ठोकर से बचने के लिए मैंने उछलना चाहा तो एक पत्थर मेरे पैर के नीचे से निकल गया। मैं लड़खड़ाकर गिरा और किनारे की तरफ लुढ़कने लगा। मेरी टांगे उमूदी किनारे से नीचे लटक गई थी और मैंने अपने आप को गिरने से बचाने के लिए किनारे पर एक झाड़ी की शाखों को पकड़ लिया। नीचे की तरफ निगाह डाली तो सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। खड्ड सैकड़ों फुट गहरा था और नीचे बड़े बड़े पत्थर थे। मेरे जिस्म के मुसाम पसीना उगलने लगे। गंगोली चौधरी पर जुनून तारी था। वो झाड़ी पर से मेरी गिरफ्त छुड़ाने के लिए मेरे हाथों पे ठोकरें बरसा रहा था। मौत मुझे आंखों के सामने नजर आने लगी और मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे सीधे हाथ पर गंगोली चौधरी के पैर की एक और ठोकर लगी। ये ठोकर पहले से ज्यादा जोरदार थी। उसने जोगर्स पहन रखे थे और जूते की टो ने मेरी उंगलियों के जोड़ों की खाल उतेर डाली। मैं बेइख्तियार करा उठा। झाड़ी पर मेरी गिरफ्त भी ढीली पड़ गई। अब मेरा सारा जोर बाएं हाथ पर था, जिससे मैंने झाड़ी की दूसरी शाख को पकड़ रखा था। गंगोली चौधरी की हालत वाकई उस दरिंदे जैसी थी जिसके मुंह से उसका नवाला छीन लिया गया हो। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसने मेरे सीधे हाथ पर एक और ठोकर लगाई। इस मर्तबा उसे मायूसी नहीं हुई। झाड़ी मेरे हाथ से निकल गई। मुझे एक झटका सा लगा। अब मैंने सिर्फ बाएं हाथ से झाड़ी की दूसरी शाख को गिरफ्त में ले रखा था और गंगोली जिस तरह मेरे हाथों पर वजनी और थोड़े की तरह ठोकरें बरसा रहा था, उससे किसी भी लम्हे मेरे दूसरे हाथ की गिरफ्त भी छूट सकती थी। मैंने गर्दन झुकाकर नीचे की तरफ देखा। मुझे सैकड़ों फुट नीचे जमीन घूमती हुई नजर आई। मैंने सर को 2-3 झटके देकर अपने आवाज पर काबू पा लिया। इस वक्त मामूली सा खौफ भी मेरे हौसले की मजबूत बुनियादों को हिला सकता था और ये दरअसल हौसला ही था कि मैं अब तक जिंदगी और मौत के दरमियान लटका हुआ था।
गंगोली अब मेरे दूसरे हाथ पर ठोकरें बरसा रहा था। मेरे सीधे हाथ की उंगलियों के जोड़ों की खाल उधड़ गई थी, जिससे बहुत हल्का सा खून रिसने लगा था। मैंने अपने आप को हल्का सा झटका देकर उस हाथ से एक बार फिर झाड़ी की एक शाख को पकड़ लिया। चट्टान के किनारे पर पत्थरों में वो झाड़ी अगरचे खासी मजबूत थी, लेकिन मुझे खदशा था कि उसकी जड़ें ज्यादा देर तक अपनी जगह पर जमी नहीं रह सकेंगी। ये चट्टान पत्थरों और सुर्ख बुरबुरी मिट्टी पर मुश्तमिल थी। गंगोली चौधरी की हर ठोकर के साथ सुर्ख मिट्टी भी उड़ रही थी। हर ठोकर के साथ मेरे जिस्म को झटके भी लग रहे थे और डर इस बात का था कि किसी झटके के साथ झाड़ी की जड़ें अपनी जगह ना छोड़ दें। कुछ देर पहले गंगोली चौधरी ने बिमला को उठाकर एक तरफ फेंक दिया था। गिरने से उसके सर पर शायद चोट लगी थी। वो कुछ देर झाड़ियों में बेहिस हरकत पड़ी रही, फिर उठकर चीखती हुई गंगोली चौधरी की टांगों से लिपट गई और उसे वहां से पीछे हटाने की कोशिश करने लगी। उसके साथ ही वो चीख चीख कर मुझे खबरदार भी कर रही थी। हिम्मत सिंह, हिम्मत करो, मैंने इसे पकड़ रखा है, तुम ऊपर आने की कोशिश करो। वो गंगोली चौधरी को वहां से चंद फुट दूर ले जाने में कामयाब होगी। गंगोली चौधरी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए गलीज गालियां बक रहा था। उसने अपनी एक टांग छुड़ा ली, दूसरी टांग अब भी बिमला की गिरफ्त में थी। वो जौ की तरह उससे लिपटी हुई थी। मैं इस नाजुक बदन लड़की की हिम्मत की दाद दिए बगैर ना रह सका। गंगोली चौधरी अपनी आजाद टांग से उसे ज़रबें लगा रहा था, मगर बिमला जिस तरह दलेरी से सूरत का मुकाबला कर रही थी वो काबिले तारीफ था। हिम्मत सिंह, ऊपर आओ, जल्दी करो। मैंने अब झाड़ियों की शाखों को मजबूती से दोनों हाथों में पकड़ रखा था। मैंने गिरफ्त कुछ और मजबूत करके दोनों पैर चट्टान पर जमा दिए। इस वक्त मेरी पोजीशन बिल्कुल ऐसे थी जैसे कोई को पैमा रस्सी से लटक कर चट्टान पर पैर जमाए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोनों पैर करीब करीब चट्टान पर जमे हुए थे। फिर मैंने सीधा पैर उठाकर उस जगह से तकरीबन 1 फुट ऊपर रखा, फिर दूसरा पैर उससे 1 फुट ऊपर ले गया। ऐसा करते हुए मेरा तमाम तर बोझ झाड़ी पर पड़ रहा था। मैंने सीधा पैर मजीद ऊपर उठाया तो मुझे हल्का सा झटका लगा। उसके साथ ही मुझे अपना दिल सीने की बजाय कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। झटका लगने से मैं कुछ नीचे आ गया था। झाड़ी की जड़ें हिल गई थी। मेरे जिस्म के मुसाम एक बार फिर तेजी से पसीना उगलने लगे। मैं बेइसु हरकत हो गया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। अगर मैं चट्टान पर पैर जमाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता तो सारा बोझ झाड़ी पर पड़ता और झाड़ी की जड़ें उखड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती। वैसे भी मेरा बोझ झाड़ी पर था। जड़ें हिल चुकी थी और झाड़ी किसी भी लम्हे अपनी जगह छोड़ सकती थी। मुझे अपने चारों तरफ मौत के साए रक्स करते हुए नजर आए और बिमला की चीखने की आवाजें इन लम्हात को और भी संगीन बनाने लगी। वो अब भी गंगोली चौधरी को उस जगह से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मेरे पास शी की वो पुरस्कार कुव्वत मौजूद थी जो ऐसे मौकों पर मेरी मदद कर सकती थी। मुझे शाओलिन टेंपल में ट्रेनिंग के दौरान में मास्टर हैंग पाई की सुनाई हुई वो कहानी याद आ गई कि किस तरह जमाना कदीम में बुद्ध बख्शु परिंदों की पुष्ट पर बैठकर सफर कर लिया करते थे और परिंदों को इसका एहसास भी नहीं होता था कि उनके ऊपर कोई बोझ लदा हुआ है। उन बख्शुओं के पास ची की कुव्वत थी और वो इससे काम लेना जानते थे। ची की वो पूरी इसरार कुव्वत मेरे पास भी थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मैं इस दर्जे तक पहुंच सका हूं जिस पर जमाना कदीम के वो बख्शु फायज थे। बहरहाल मैंने अपने अंदर की इस पूरी इसरार कुव्वत को आजमाने का फैसला कर लिया। इस वक्त मेरे जिस्म को एक और हल्का सा झटका लगा। झाड़ी की जड़ों ने चंद इंच और जगह छोड़ दी। मैंने आंखें बंद कर ली। अपने अंदर इस पुरस्कार कुव्वत को आवाज देने के लिए मुराकबा और इर्तिकाज जरूरी नहीं था और मुझ जैसे शख्स के लिए भी ये जरूरी नहीं था कि मुराकबे के लिए किसी जगह स्टांस बनाकर बैठा जाए। मैं तो अपनी किसी भी मसरूफियत के दौरान में चंद लम्हों के लिए भी मुराकबे में जा सका था और इस वक्त मुझे मायूसी नहीं हुई। बहुत मामूली से अंदाज में हरकत हुई, झाड़ी रुक गई। मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगा। एक लम्हे को मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा वजन खत्म हो गया हो और मैं हल्के फुल्के कागज की तरह लटका हुआ हूँ। बेवजनी की ये कैफियत मुझे अजीब सी लगी। गंगोली ने बिमला को एक बार फिर दूर झाड़ियों में उछाल दिया और दोबारा मेरे हाथों पर ठोकरें बरसाने लगा और मैं उसकी ठोकरें बर्दाश्त करता रहा। बिमला उठकर चीखती चिल्लाती इधर उधर दौड़ रही थी। उसे किसी ऐसी चीज की तलाश थी जिससे गंगोली चौधरी पर हमला कर सके। वो एक पौधे की डंडानुमा शाख को पकड़कर जोर से झटके देने लगी, लेकिन वो शाख नहीं टूटी। वो इस शाख को छोड़कर पागलों की तरह चीखती हुई एक बार फिर इधर उधर दौड़ने लगी और बिलाखिर एक बड़ा सा पत्थर दोनों हाथों में उठाकर गंगोली चौधरी की तरफ लपकी। पत्थर खासा बड़ा था और बिमला ने अक्लमंदी ये की कि गंगोली की तरफ आते हुए उसने चीखना बंद कर दिया, लेकिन गंगोली चौधरी भी गाफिल नहीं था। आहट पाकर वो तेजी से पीछे मुड़ा। इसी दौरान में बिमला हमला कर चुकी थी। गंगोली चौधरी ने झुकाई देकर बचने की कोशिश की, मगर पत्थर उसके सर पर लगा। वो चीखता हुआ दोनों हाथों से सर पकड़कर दोहरा हो गया। उसके सर से खून बह निकला। बिमला ने उसे जोरदार लात रसीद कर दी। वो लड़खड़ा कर गिरा और दूसरी तरफ की ढुलान पर पौधों की तरफ लुढ़कता चला गया। आओ आओ हिम्मत सिंह, मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आ जाओ। बिमला ने झुककर हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बिमला सीने के बल लेट गई और मुझे ऊपर खींचने लगी। मेरा ऊपर का धड़ चट्टान पर पहुंच गया। मैंने झाड़ी को कुछ और पीछे से पकड़ लिया और ऊपर आने के लिए जोर लगाने लगा। मेरी टांगे अभी तक नीचे लटकी हुई थी कि गंगोली चौधरी वैश्य की तरह चीखता हुआ हमारी तरफ लपका।
उसने बिमला को टांगों से पकड़ लिया और उसे खड़ की तरफ धकेलने लगा। शायद उसने सोचा हो कि हम दोनों को खड़ में धकेल कर मौत के घाट उतार दिया जाए। बिमला, मेरा हाथ छोड़ दो, मैंने चीख कर कहा। बिमला ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने झाड़ी को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर अपने आप को झटका दिया। दूसरे ही लम्हे मैं ऊपर आ चुका था। गंगोली चौधरी अब भी बिमला को टांगों से पकड़कर खड़ की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा था और बिमला बुरी तरह चीख रही थी। मुझे संभलने में सिर्फ 1 सेकंड लगा। उस झाड़ी को छोड़ते ही मैं अपने आप में आ गया। या यूं गई है कि मेरी बेवजनी की कैफियत खत्म हो गई। गंगोली चौधरी बिमला की टांगे पकड़े किसी कदर आगे को झुका हुआ था। उसके सर से बहते हुए खून ने उसके चेहरे के कुछ हिस्से को भी तर कर दिया था, जिससे उसका चेहरा कुछ और भी भयानक हो गया था। मैंने बड़ी तेजी से अपनी जगह से हरकत की और दुम्बे की तरह उसके पेट में जोरदार टक्कर दे मारी। गंगोली चौधरी डकराता हुआ पीछे गिरा और लुढ़कता हुआ झाड़ियों में जा गिरा। मैंने भी छलांग लगा दी। हम दोनों एक बार फिर एक दूसरे को रगीदने लगे। गंगोली ने एक मौके से फायदा उठाया और मेरे सीने पर सवार होकर दोनों हाथ मेरी गर्दन पर जमा दिए। उसके अंगूठे मेरे नरकरे पर थे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो गुर्राया। उसके चेहरे पर बेपनाह सफाकी थी। तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ तबाह हो गया, मेरे सारे दोस्त खत्म हो गए, मेरा राज खत्म हो गया। सैकड़ों मील तक मेरी दहशत थी। बड़े बड़े सूरमा मेरा नाम सुनकर थर थर कांपते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इस छोकरी को भी जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। मेरे नरखे पर उसके अंगूठों का दबाव बढ़ता जा रहा था। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। गंगोली चौधरी के चेहरे पर दरिंदगी थी और फिर उसके पीछे बिमला को देखकर मैं चौंक गया। उसे कहीं से एक मोटी सी लकड़ी मिल गई थी, जिसे उसने दोनों हाथों में पकड़कर उसके सर से ऊपर उठा रखा था। मेरी नजरों से गंगोली चौधरी ने किसी गड़बड़ का अंदाजा लगा लिया। उसने गर्दन घुमाई। बिमला इसी दौरान में हमला कर चुकी थी। गंगोली का सर तो बच गया, लकड़ी का वार उसके बाएं कंधे पर पड़ा। मेरे गले से उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर जोरदार झटका दिया। अपनी गर्दन आजाद होते ही मैंने उसकी एक कलाई छोड़कर उसके जबड़े पर जोरदार घूंसा मार दिया। उसके साथ ही बिमला ने भी दूसरा वार किया और ये वार भी गंगोली के बाएं कंधे पर ही पड़ा। वो बिला उठा। मैंने उसे अपने ऊपर से धकेल दिया और बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। गंगोली चौधरी ने भी उठने में देर नहीं लगाई। इस वक्त बिमला उस पर तीसरा हमला करने की कोशिश कर रही थी। गंगोली ने अपने सर की तरफ आने वाली लकड़ी को एक हाथ में रोक लिया और दूसरे हाथ से बिमला के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। बिमला चीखती हुई गिरी। गंगोली उसके हाथ से छीनी हुई लकड़ी से मुझ पर हमलावर हुआ, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। मैं अपनी जगह खड़े खड़े किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह उछला। मेरे दोनों पैर उसके सीने पर लगे और वो चीखता हुआ पुश्त के बल गिरा। मैंने दोबारा उस पर छलांग लगा दी, लेकिन मेरा पैर झाड़ी में उलझ गया और मैं लड़खड़ा कर रह गया। हिम्मत सिंह, उठो, ये खंजर लो और इस वैश्य के टुकड़े कर दो। बिमला की चीखने की आवाज सुनकर मैंने उस तरफ देखा। उसे कहीं से गंगोली चौधरी वाला खंजर मिल गया था, लेकिन मुझसे पहले गंगोली चौधरी ने बिमला पर छलांग लगा दी। उसके पेट में लगने वाली गंगोली की ठोकर बहुत जोरदार थी। वो चीखती हुई दोहरी होकर गिरी। खंजर भी उसके हाथ से छूट गया। गंगोली खंजर की तरफ लपका। मैंने उस पर छलांग लगा दी। खंजर गंगोली के हाथ में आ चुका था। उसने बड़ी तेजी से एक तरफ लोट लगा दी। मैं अपनी झोंक में मुंह के बल गिरा। अगर मैं दोनों हाथ जमीन पर ना टिका देता तो मेरे दांत टूट जाते। गंगोली ने खंजर से मुझ पर वार करने की कोशिश की, लेकिन मैंने बड़ी फुर्ती से अपनी टांगों को हरकत देकर उसकी गर्दन को पैरों की कैंची में ले लिया। उसका खंजर वाला हाथ उठे का उठा रह गया। बमला एक बार फिर लकड़ी उठाकर चीखती हुई उसकी तरफ लपकी, लेकिन उसी लम्हे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर वो रुक गई और मुड़कर उस तरफ देखने लगी। उन कदमों की आवाजों से मैं भी चौंक गया। अगर वो गंगोली चौधरी का कोई साथी हुआ तो फिर हमारी जिंदगियों की कोई जमानत नहीं दी जा सकती थी। मैंने आवाज की सम देखा और उसी लम्हे फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे पुलिस इंस्पेक्टर विनोद पांडे को झाड़ियों से बरामद होते देखकर मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। मैंने गंगोली चौधरी की गर्दन अब भी टांगों की कैंची में ले रखी थी और मेरे इस दाव ही की वजह से वो अब तक खंजर से मुझ पर हमला करने में कामयाब नहीं हो सका था। गंगोली चौधरी! इंस्पेक्टर विनोद पांडे की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वो हमसे तकरीबन 10 गज दूर रुक गया था। उसके पीछे एक कांस्टेबल भी था। इंस्पेक्टर पांडे यही समझा था कि गंगोली इस वक्त मुझ पर हावी है और किसी भी लम्हे खंजर के वार से मेरा खात्मा कर सकता है। मार दो गोली इस हरामी को, खत्म कर दो इसे। बिमला चीखती हुई इंस्पेक्टर की तरफ दौड़ी और उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करने लगी। शायद वो खुद गंगोली को गोली मारना चाहती थी। इंस्पेक्टर ने उसे धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया। गंगोली चौधरी गर्दन छुड़ाने के लिए अपने आप को झटके देने लगा। मैंने अपनी टांगों को पूरी कुव्वत से बाईं तरफ झुका दिया। गंगोली भी उसके साथ ही झुकता चला गया और फिर मैंने एक जोरदार झटका देकर अपनी टांगे उसकी गर्दन से अलग कर दी। गंगोली कराता हुआ उलट गया। मैं उठकर तेजी से बमला की तरफ आ गया। गंगोली ने भी उठने में देर नहीं लगाई। गंगोली चौधरी! इंस्पेक्टर पांडे ने चीख कर कहा, तुम्हारे तमाम साथी खत्म हो चुके हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं। खंजर फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। गंगोली चौधरी कोई कुत्ता नहीं जिसके गले में तुम पटा डाल सको। गंगोली के मुंह से भेड़िए किसी गुर्राहट निकली। गंगोली चौधरी शेर है और शेर आजाद रहना जानता है। इसे जंजीरों में नहीं जकड़ा जा सकता।
तुम्हारे बचने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, इंस्पेक्टर ने फिर चीख कर कहा। मार दो इसे, गोली मार दो इंस्पेक्टर, बिमला चीखी। ये इंसान नहीं भेड़िया है, इसने हमारे सामने कई बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा है, मार दो इसे, गोली मार दो। मैंने बड़ी मुश्किल से बिमला को गिरफ्त में ले रखा था। गंगोली चौधरी का खून आलूद चेहरा बहुत भयानक हो रहा था और उसके होठों पर आने वाली मुस्कुराहट उससे भी ज्यादा खौफनाक थी। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था। गंगोली चौधरी ने अपने फरार का रास्ता हमेशा महफूज रखा है, उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा। वो 2 कदम और पीछे हट गया। मुझे समझने में देर न लगी कि वो क्या करना चाहता था। बातें करते उसने खंजर को नोक की तरफ से पकड़ लिया था और फिर खिलाफ तवक्को उसने खंजर पूरी कुव्वत से हमारी तरफ खींच मारा। मैं बिमला को धकेलता हुआ एक तरफ गिर गया। खंजर सन्नाटे की आवाज से हमारे सरों के ऊपर से होता हुआ पीछे खड़े हुए कांस्टेबल के हल्क में बेहोश हो गया। बैक वक्त 2 चीखों और एक फायर की आवाज सुनाई दी। एक चीख उस कांस्टेबल की थी जिसके गले में खंजर बेहोश हुआ था। गोली इंस्पेक्टर पांडे ने चलाई थी और दूसरी चीख गंगोली चौधरी की थी, जो इंस्पेक्टर की गोली लगने से या वैसे ही लड़खड़ा कर पीछे खड़ में गिर गया था। उसकी चीख की बादगश्त अब भी सुनाई दे रही थी और फिर बद की जोरदार आवाज सुनाई दी। मैं बिमला को छोड़कर चट्टान की तरफ लपका और जांग कर नीचे देखा तो मेरी रूह तक कांप उठी। तकरीबन 100 फुट नीचे पत्थरों में गंगोली चौधरी की खून में लथपथ लाश पड़ी थी। वो लाश ही थी। इतनी बुलंदी से गिरने के बाद किसी का जिंदा बच जाना नामुमकिन था। अब गंगोली चौधरी के उन अल्फाज का मतलब मैं भी समझ गया था। उसने कहा था कि गंगोली चौधरी ने अपने फरार का रास्ता हमेशा महफूज रखा है और मुझे यकीन था कि उसने इंस्पेक्टर पांडे की गोली लगने से पहले ही खड्ड में छलांग लगा दी थी। मैं पीछे मुड़ गया। इंस्पेक्टर पांडे झाड़ी में पड़े हुए कांस्टेबल पर झुका हुआ था। खंजर अभी तक कांस्टेबल के हल्क में बेहोश था और वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह तड़प रहा था। मैं भी उसके करीब पहुंच गया। मैंने खंजर के दस्ते पर हाथ रखकर उसे एक झटके से खींच लिया। कांस्टेबल के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो पहले से भी ज्यादा शिद्दत से तड़पने लगा। उसके पैरों की रगड़ से मिट्टी उड़ रही थी और कटे हुए हल्क से खरखराहट की अजीब सी आवाजें खारिज हो रही थी। बहता वो खून मिट्टी में जज़ब होने लगा और बिलाकर वो बेहिस्सो हरकत हो गया। मैंने खून आलूद खंजर को देखा। उसकी एक तरफ तेज धार थी और दूसरी तरफ बारीक दंदाने थे जिससे उसका नरखरा कट गया था। मैंने खंजर लाश के करीब फेंक दिया और जैसे ही सीधा हुआ बिमला चीखती हुई मुझसे लिपट गई। वो थर थर कांप रही थी और उसके मुंह से खौफ की शिद्दत से अजीबो गरीब आवाजें निकल रही थी। जब तक ये खूनी ड्रामा जारी रहा था उस वक्त तक उसने हिम्मत कायम रखी थी। गंगोली चौधरी पर बढ़ बढ़कर हमले करती रही, लेकिन अब उसकी हिम्मत ने भी दम तोड़ दिया था और हौसले ने भी। गुजरे हुए खौफ ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। बिमला ने बड़ी सख्ती से मुझे अपनी बाहों की लपेट में ले रखा था। उसके ब्लाउज के बटन तो पहले ही टूटे हुए थे और अब गंगोली चौधरी से हाथापाई के दौरान में ब्लाउज पूरी तरह फट गया और उसके जिस्म के बालाई हिस्से पर अब मुख्तसर सा जेरे जामा ही रह गया था। मैं कुछ देर उसके कंधे थपथपाता रहा, फिर उसे अपने से अलग करके अपनी टी शर्ट उतार कर उसे पहना दी और इंस्पेक्टर पांडे की तरफ देखने लगा जो उठकर चट्टान के किनारे की तरफ जा रहा था। मैं भी उसके करीब पहुंच गया। बिमला भी मेरे साथ थी। 100 फुट नीचे पत्थरों में पड़ी हुई गंगोली चौधरी की लाश देखकर वो मेरे साथ जुड़ गई। खत्म हो गया राक्षस, अच्छा हुआ, वो बड़बड़ाई। मैं और इंस्पेक्टर पांडे भी पीछे हट गए। बिमला हमसे दूर हटकी और हम दोनों कांस्टेबल की लाश के करीब बैठ गए। इंस्पेक्टर पांडे का भी बायां बाजू जख्मा था जिस पर मैला सा रुमाल बंधा हुआ था। ये क्या हुआ? मैंने पूछा। कल रात इन हरामियों में से किसी की गोली लगी थी, इंस्पेक्टर ने बताया। गोली खाल को छीलती हुई निकल गई। जरा और अंदर की तरफ लगती तो मेरा बाजू बेकार हो जाता, लेकिन अब क्या किया जाए। उसने कांस्टेबल की लाश की तरफ इशारा करते हुए सवालिया निगाहों से मुझे देखा। गंगोली चौधरी की लाश तो वहां गहराई में पड़ी है, उसे हम वहां से निकाल नहीं सकते। और ये, मैंने कांस्टेबल की लाश की तरफ इशारा किया, हम पता नहीं किसी आबादी से कितनी दूर है और इस लाश को उठाकर ले जाना भी मुमकिन नहीं। तुम्हारे दूसरे सिपाही कहाँ हैं? सब खत्म हो गए, इंस्पेक्टर पांडे ने जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, लाश को उठाकर ले जाना वाकई मुमकिन नहीं और यहाँ इसका क्रियाक्रम भी नहीं किया जा सकता। ना हमारे पास ऐसी कोई चीज है कि जमीन खोद कर इसे दफन कर सके और ना ही माचिस से इसकी चिता जला सके। यही हो सकता है कि इसको झाड़ियों से ढक दिया जाए। इसके लिए हम इस वक्त यही कर सकते हैं, मैंने कहा। इंस्पेक्टर पांडे ने तायद में सर हिला दिया और उसके कपड़ों की तलाशी लेने लगा। चंद रुपयों और ड्यूटी कार्ड के अलावा उसकी जेबों में कुछ नहीं था। इंस्पेक्टर ने उसकी राइफल भी उठा ली जो खाली हो चुकी थी। हम आसपास से झाड़ियां जमा करके लाश के ऊपर डालने लगे। बिमला भी अपने आप को संभाल चुकी थी और इस काम में वो भी हमारी मदद कर रही थी। हमने लाश पर झाड़ियों का अच्छा खासा ढेर लगा दिया, लेकिन हमें यकीन था कि हमारे जाने के बाद ये लाश ज्यादा देर तक जंगली जानवरों से महफूज नहीं रह सकेगी। मुझे प्यास लग रही है, खल खुश्क हो रहा है, बिमला ने अपने गले पर हाथ फेरते हुए कहा। इस हंगामा आराई में वो अपनी प्यास को भूली रही थी, लेकिन अब उसे फिर से याद आ गया था। उस तरफ आओ, उस तरफ थोड़ी दूर नदी है। इंस्पेक्टर ने एक तरफ इशारा किया। उसने अपना रिवॉल्वर होलिस्टर में डाल लिया था और कांस्टेबल वाली राइफल कंधे पर लटका दी थी। इंस्पेक्टर पांडे एक तरफ पौधों में ढुलान उतरने लगा और मैं और बमला उसके पीछे चलते रहे। बिमला ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। तुम ठीक तो हो ना हिम्मत सिंह? वो चलते चलते मेरी तरफ देखते हुए बोली।
हाँ, हाथ पर जरा चोट लगी है, ठीक हो जाऊंगा। मैंने अपना सीधा हाथ बिमला को दिखाया जिस पर गंगोली चौधरी के पैरों की ठोकरों से उंगलियों के जोड़ों की खाल उधड़ गई थी। बिमला ने मेरा वो हाथ अपने हाथों में ले लिया। चंद में उसे देखती रही मेरा जख्मी हाथ अपने चेहरे के करीब ले गई और अपने होंठ मेरे हाथ की पुष्ट पर सब्त कर दिया। इस वक्त इंस्पेक्टर पांडे ने पीछे मुड़कर देखा। मैंने जल्दी से बिमला से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो नदी बस थोड़ी दूर है, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। उसने शायद बिमला को मेरे हाथ पर बोसा देते हुए देख लिया था। हम तकरीबन 15 मिनट में उस नदी पर पहुंच गए। ये वही नदी थी जिसे मैं बिमला के लिए पानी लेने आया था, लेकिन हम इस जगह से काफी दूर आ गए थे। यहाँ नदी के किनारे पर सायादार दरख्त भी थे। बिमला नदी के किनारे पर गिर सी गई। उसने बकरी की तरह मुंह लगाकर पानी पिया, मगर इस तरह शायद प्यास नहीं बुझी थी। वो चुल्लू भर भर कर पानी पीने लगी। इंस्पेक्टर पांडे और मैंने भी शिकम शेर होकर पानी पिया। बिमला तो नदी के किनारे पर निढाल सी होकर लेट गई और हम दोनों दरख्तों से टेक लगाकर बैठ गए। तुम वाकई हिम्मत सिंह हो, इंस्पेक्टर पांडे ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उन दरिंदों की चुंगल में फंसकर जिंदा बच निकलना वाकई तुम जैसे बाहिम्मत लोगों का काम है। मैं इंस्पेक्टर के मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक सा गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ इंस्पेक्टर? मैंने पूछा। तुम्हारे दोस्त ठाकुर से, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। उसे जब पता चला कि तुम बिमला को बचाने के लिए जंगल में घुस गए हो तो उसने हंगामा मचा दिया। उसने धमकी दी थी कि अगर हिम्मत सिंह और बिमला को कुछ हो गया तो वो किसी को चैन से नहीं बैठने देगा। उसने जयपुर में आईजी को भी टेलीफोन कर दिया और आईजी ने हुक्म दिया कि पुलिस की एक पार्टी फौरन जंगल की तरफ रवाना कर दी जाए। पूरा मेरे नाम निकला और मैं एक दर्जन मुसल्ला पुलिस वालों पर मुश्तमिल पार्टी को लेकर मौत का मुकाबला करने के लिए जंगल में दाखिल हो गया। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर अपनी इस मुहिम के बारे में बताने लगा। उसने ये भी बताया कि रास्ते में एक चीते ने उन पर हमला कर दिया था, जिसे गोली मारकर हलाक किया गया। मुझे फायर और किसी दरिंदे के दाड़ने की आवाज याद आ गई। उस आवाज को सुनकर ही मैं और नारायण वहां से भाग खड़े हुए थे। इंस्पेक्टर पांडे गंगोली चौधरी के गिरोह से मड़बीड़ का किस्सा सुना रहा था। उसका तो मैं भी चशमदीद हुआ था। इंस्पेक्टर के कहने के मुताबिक उसके 4 आदमी तो कल सुबह ही झड़प में मारे गए थे और 2 दिन भर की लड़ाई में काम आ गए, और 4 के बारे में वो कुछ नहीं कह सकता था कि शाम का अंधेरा फैलने के बाद वो कहाँ गायब हो गए। उसने एक कांस्टेबल के साथ रात भर गंगोली चौधरी का ताकुब जारी रखा और बिलाखिर आज उस तक पहुंचने में कामयाब हो ही गया। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ हिम्मत सिंह, उसने आगे बढ़कर मेरा कंधा थपथपाया। जब मुझे पता चला कि तुम बिमला को बचाने के लिए नारायण के साथ जंगल में घुस गए हो तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया। एक औरत के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देना हमाकत ही कहला सकती है, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि तुमने कोई गलती नहीं की थी। इस जैसी सुंदर नारी के लिए तो कई जीवन कुर्बान किए जा सकते हैं। उसने खामोश होकर बिमला की तरफ देखा। बिमला आंखें बंद किए पुष्ट केवल घास पर लेटी हमारी बातें सुन रही थी। इंस्पेक्टर के मुंह से आखिरी अल्फाज सुनकर उसने एक लम्हे को आंखें खोली। उसके होंठों पर नहायत खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसने दोबारा आंखें बंद कर ली। अब इंस्पेक्टर को दास्तान सुनाने की मेरी बारी थी। मैंने अपनी कुता सुनाने के बाद कहा, अब क्या प्रोग्राम है? क्या तुम्हें मालूम है कि हम जंगल में किस जगह पर हैं और यहाँ से करीब तरीन कौन सी बस्ती हो सकती है? कुछ पता नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सारसा का शहर इस जंगल के ठीक पश्चिम की तरफ है। हो सकता है आज सुबह कोई और पार्टी हमारी तलाश में भेजी गई हो, लेकिन हम उनका इंतजार नहीं कर सकते। ये जंगल मीलों में फैला हुआ है, जरूरी नहीं कि वो इस तरफ आए। अगर वो दूसरी तरफ निकल गए होंगे तो जिंदगी भर हमें तलाश नहीं कर सकेंगे। बेहतर है कि चंद मिनट आराम करके हम पश्चिम की तरफ अपना सफर शुरू कर दें, और मुझे उम्मीद है कि सूरज डूबने से पहले पहले हम इस जंगल से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। तो फिर चल पड़ो, यहाँ बैठे में वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं, मैंने उठते हुए कहा। बिमला भी उठकर खड़ी हो गई और इंस्पेक्टर पांडे राइफल उठाकर अपनी जगह से उठ गया। उसने राइफल कंधे पर लटका ली और हमारे आगे आगे चलने लगा। मैं और बिमला उससे तकरीबन 5 गज पीछे चल रहे थे। इस नदी का बहाव भी पश्चिम की तरफ था, इसलिए हम नदी के साथ साथ चलते रहे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे दरख्तों का सिलसिला गुंजान होता जा रहा था। तकरीबन 2 मील का फासला तय होने के बाद नदी एकदम बाईं तरफ मुड़ गई। हम कुछ देर ससाने के लिए वहां रुक गए, फिर जी भर के पानी पिया और आगे रवाना हो गए। सूरज हमारे सरों पर था। गुंजान दरख्तों की वजह से धूप अगरचे बहुत कम जमीन तक पहुंच रही थी, लेकिन हमें समत का अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। हमारा रुख मगरिब की तरफ था। बिमला चलते चलते एकदम करा कर रुक गई और उसने अपना पैर ऊपर उठा लिया। वो नंगे पैर थी और उसके पैर में कांटा चुभ गया था। उसने बैठकर दोनों हाथों में पैर को पकड़ लिया और मुंह बसोरने लगी। मैं भी उसके करीब बैठ के और कांटा निकालने के लिए जैसे ही उसके पैर की तरफ हाथ बढ़ाया, वो चीख उठी, नहीं हाथ मत लगाओ, तकलीफ हो रही है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, आंखें बंद कर लो, मैं कांटा निकालता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मैंने कहा। इंस्पेक्टर पांडे भी हमसे चंद गज आगे रुक गया। बिमला ने जोर से आंखें मींच ली। मैंने कांटे को नाखूनों में पकड़कर खींचा तो उसके मुंह से करासी निकल गई। मेरे पैरों में जोकर थे जो मैंने उतार कर बिमला की तरफ बढ़ा दिए। लो ये पहन लो, मैंने कहा। और तुम, क्या तुम्हें कांटे नहीं चुभेंगे हिम्मत सिंह? नहीं, मैं जूते नहीं पहनूंगी, तुम पहन लो, उसने कहा। नहीं तुम पहन लो, मैंने कहा। जल्दी करो, देर हो रही है। इंस्पेक्टर पांडे दूर खड़ा दिलचस्प नजरों से हमारी तरफ देख रहा था। मैंने जिद करके बिमला को जोगर पहना दी और हमारा सफर एक बार फिर शुरू हो गया।
मेरे जिस्म पर सिर्फ जीन्स थी, पैर भी नंगे थे और जिस्म का बालाई हिस्सा भी, क्योंकि मैंने अपनी शर्ट पहले ही बिमला को पहना दी थी। बिमला से तो मुझे कुछ अजीब सा लगाव हो गया था। इसकी जगह कोई और लड़की होती तो उसके साथ भी मैं यही तर्ज अमल इख्तियार करता। इंस्पेक्टर पांडे ने अपनी रफ्तार कम कर दी थी। अब वो हमारे साथ साथ चल रहा था। उसने एक नजर बिमला को देखा और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, लगता है तुम इसे बहुत चाहते हो, इसलिए पहले तो इसे अपनी शर्ट उतार कर पहनाई और अब जूते भी इसे पहना दिए। दूसरों के लिए तकलीफ उठाना वाकई बड़े ज़र्फ की बात है। तुम ये मत समझना कि मुझे चूंकि बिमला से लगाव है इसलिए मैंने अपनी शर्ट और जूते इसे पहनाए हैं। इसकी जगह कोई दूसरी औरत भी होती तो मैं यही कुछ करता, मैंने जवाब दिया। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इस दुनिया में बिखरे तमाम लोगों के दुख अपने अंदर समेट लूं, किसी की पलकों पर तैरते हुए आंसुओं को कतरा कतरा करके अपने दिल में उतार लूं और मेरी जात दूसरों के लिए वक्फ हो जाए। बहुत शायराना बातें करते हो, इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ झुकते हुए सरगोशी में कहा। क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे जिसके लिए तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी थी? रिश्ता? मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। बाद लोग रिश्तों को बदन पर पहने हुए कपड़ों की तरह समझते हैं जिन्हें किसी भी वक्त बदन से उतारा जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में रिश्ते शरियानियों में बहने वाले लहू की तरह होते हैं जिनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और जीवन से वाबस्ता ये ताल्लुक कभी दिल से जुड़ा होता है तो कभी रूह से, और इन्हीं रिश्तों में एक रिश्ता है दोस्ती का। मेरा और बिमला का रिश्ता भी दोस्ती का रिश्ता है। बहुत खूब, इंस्पेक्टर पांडे बोला। काश मैं भी तुम्हारे दोस्तों में से होता। इस देवी को तुम्हारी दोस्ती पर घमंड करना चाहिए। उसका ख्याल था कि बिमला कुछ कहेगी, लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया था। हमारी गुफ्तगू का मौजू बदल गया। हम एक बार फिर गंगोली चौधरी और उसके साथियों के बारे में बातें करने लगे। इंस्पेक्टर पांडे ने इस वक्त ये इंकशाफ किया कि गंगोली चौधरी का एक साथी जख्मी होकर फरार होने में कामयाब हो गया था और हो सकता है उसे दूसरी तरफ किसी बस्ती में पनाह मिल गई हो। हम तकरीबन 3 घंटों से मुसलसल चल रहे थे। बिमला बुरी तरह थक गई थी। हम एक बार फिर नदी पर रुक गए। इस वक्त 3 बज रहे थे। बिमला ने पानी के चंद घूंट भरे और नदी के किनारे पर ढेर हो गई। मुझे भूख लग रही है, वो रोनी सी सूरत बनाते हुए बोली। इंस्पेक्टर पांडे ने उसकी तरफ देखकर कुछ कहे बगैर उठकर एक तरफ चला गया। उसकी वापसी तकरीबन 20 मिनट बाद हुई। उसने दोनों हाथों में नारियल उठा रखे थे। इंस्पेक्टर ने जेब से चाकू निकालकर एक नारियल का छिलका उधेड़कर उसे एक पत्थर पर दे मारा। नारियल 2 टुकड़े हो गया। उसने चाकू की नोक से गिरी निकालकर हमारे हवाले कर दी और दूसरा नारियल उधेड़ने लगा। 4 मिनट बाद हम नारियल खाते हुए आगे चल पड़े। सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था, लेकिन जंगल में किसी बस्ती के आसार दिखाई नहीं दिए। दरख्तों में तारीकी बढ़ गई। इंस्पेक्टर पांडे के चेहरे पर भी अब तशवीश के साए उभर आए थे। हमें रात गुजारने के लिए कोई महफूज जगह तलाश करनी चाहिए, इंस्पेक्टर ने कहा। कुछ देर में सूरज डूब जाएगा और हमें चंद कदम चलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। हम तेज से चलने लगे। बिमला थकन से निढाल हो रही थी और वो बार बार लड़खड़ा भी रही थी और मैं उसका हाथ पकड़े उसे तकरीबन घसीटते हुए लिए जा रहा था। आधे घंटे बाद हम एक खुली जगह पर निकल आए। इससे बेहतर हमें और कोई जगह नहीं मिल सकती। ये पत्थर का टीला सा था। हम ऊपर चढ़ गए। बिमला तो फौरन ही लेट गई। मैं और पांडे बैठे बातें करते रहे। वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था। बिमला सो चुकी थी, कभी मैं ऊँगने लगता और कभी पांडे, और रात के आखिरी पहर हम दोनों के असाब जवाब दे गए। नींद और थकन ने हमें जेर कर लिया और भी बिमला की चीख की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। इंस्पेक्टर पांडे भी जाग गया था। इंस्पेक्टर पांडे की आंखों में वहशत सी भर गई थी और बिमला के चेहरे पर बेपनाह खौफ। वो दोनों मेरी तरफ देख रहे थे और फिर उनके खौफ और वहशत की वजह भी मेरी समझ में आ गई। मैं इस वक्त पत्थर पर दाईं करवट लेटा हुआ था। एक हाथ तकिए की तरह सर के नीचे रखा था और दूसरा हाथ बिल्कुल सीधा पाहों पर रखा हुआ था और मुझे यूं लगा जैसे कोई चीज मेरे जिस्म पर रेंग रही हो। हिम्मत सिंह, अपनी जगह से हरकत मत करना। सांस रोके बिल्कुल बेहिस्सो हरकत पड़े रहो, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा।